विधान और उनके अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स और अनुच्छेद 1 से लेके 100 तक, जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को हम इसमें अनुच्छेद को हम लाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है और इंटरनेट यूट्यूब वकील नहीं है। वास्तविक जानकारी के लिए वास्तव वकील से सलाह ले। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अनुच्छेद 1 कह रहा है क्या? आर्टिकल्स 1 कहता है कि संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडियन के नाम से जाना जाएगा और भारत की एकता को रेखांकित किया गया है। ठीक है, तो ये इसका अनुच्छेद 1 होता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद जब भी 1 पूछेगा तो बोलेगा कि अनुच्छेद 1 में क्या है, तो भारत का नाम और संघ राज्य के क्षेत्रफल की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा अनुच्छेद करते हैं। अनुच्छेद 2 जो कह रहा है वो कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या स्थान है। ठीक है, ये अनुच्छेद 2 के संबंध दर्शाता है कि नए राज्य का प्रवेश और स्थान, मतलब संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकते हैं और नए राज्यों की कानून के आधार पर भारत में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, संसद मौजूद राज्यों के क्षेत्रफल एवं सीमाओं और नामों में बदलाव भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद है। अगला अनुच्छेद कह रहा है क्या कि अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं के नाम में परिवर्तन, मतलब अनुच्छेद 3 ये कह रहा है कि आप राज्य का नाम और सीमाओं में नाम के में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि संसद मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा या नामों में बदलाव कर सकती है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा या घटा सकती है। संसद को भूमि अधिग्रहण से जुड़े नियमों को भी अधिकार है, बदलना मतलब बनाना अधिकार है, और संसद को ये काम करने के लिए कानून बनाना होता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 3 जो था ये कह रहा है कि राज्य का निर्माण और सीमाओं के नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद करते हैं। अगला अनुच्छेद क्या है? चौथा अनुच्छेद है। चौथा अनुच्छेद के अनुसार पहली अनुसूचित और चौथी अनुसूची के संशोधन या 2 या 3 के अधिनियम बनाए विधि। ठीक है, मतलब इसमें अधीन बनाई विधियां। ठीक है, संविधान में ऐसे किसी भी कानून को संशोधन नहीं माना जाएगा जो मौजूदा राज्य में बदलाव करे और नया राज्य बनाए। ठीक है, ये संविधान अनुच्छेद 4 बताता है। ठीक, चलिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 के अनुसार संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ है, ठीक है, और जिनका माता पिता कोई भी भारत में पैदा हुए हो, जो संविधान के लागू होने से पहले कम से कम 5 साल तक भारत में रहा हो, उनको नागरिकता भारत का मतलब मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहे हैं अनुच्छेद 6 कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। ठीक है, मतलब भारत आने वाले जो व्यक्तियों हैं उनका नागरिकता का क्या होगा? तो कोई व्यक्ति 19 जुलाई और 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो तो उस प्रवास की तारीख से भारत का नागरिकता माना जाएगा। ठीक है, और कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसे भारत का नागरिकता बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, ये बोलता है अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 6। ठीक है, चलिए अगला करता है। अगला अनुच्छेद है 7 पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता। ठीक है, मतलब 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत से पाकिस्तान जाने वाले और फिर वापस आने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिकता माना जाएगा अगर वह 6 महीने तक भारत में रहा हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है और वह भारतीय नागरिकता के रूप में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है,
याद रखिएगा। और ये अनुच्छेद कितने में है, 7 को बताता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद अगला देखते हैं। अनुच्छेद अगला है 8, अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता, ठीक है। मतलब बाहर में जो रहते हैं व्यक्ति, भारत से बाहर में, उसका नागरिकता का क्या होगा। यदि अनुच्छेद उन लोगों पर लागू होता है जिनका माता पिता या दादा दादी भारत में पैदा हुए थे, ऐसे लोग अपने रहने वाले देश में भारतीय राजनीय और वाणिज्य दूतावास प्रतिनिधियों द्वारा पंजीकरण कराकर भारत का नागरिकता हासिल कर सकते हैं, जो विदेश में या अलग देश में रहते हैं भारत छोड़कर, ठीक है, उनका नागरिकता बनवाना हो तो, ठीक है। ये अनुच्छेद 8 बताता है। चलिए अगला अनुच्छेद है, अगला अनुच्छेद है 9, ठीक है। विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना, मतलब इसमें कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेश या देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत का नागरिकता नहीं माना जाएगा, मतलब भारत के नागरिकता से हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अगला अनुच्छेद है क्या, 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। जो लोग किसी भी पूर्ववर्तीय प्रावधान के तहत भारत के नागरिक हैं वे संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत भी नागरिक बने रहेंगे, मतलब कि वे पहले से भी है और संसद द्वारा बनाए गए जो नागरिकता है वो भी वे रहेंगे। ये बताता है अनुच्छेद कितना, 10, ठीक है। चलिए अगला अनुच्छेद है, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय क्या होगा, ठीक है। नागरिकता पाने और उससे जुड़े मामलों में संसद की शक्ति को कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। और संसद को नागरिकता से जुड़े मामलों में कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। चलिए अगला है कि राज्य की परिभाषाएं, ठीक है, राज्य की परिभाषाएं। ये अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य की परिभाषाएं क्या हो सकता है। तो मौलिक अधिकारों की दृष्टि से राज्य की परिभाषाएं बताता है, ठीक है। और भारत संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की गारंटी का वर्णन करता है, ठीक। ये अनुच्छेद 12 बताता है, ठीक है। चलिए अगला अनुच्छेद से संबंध यह है कि अनुच्छेद 13 से संबंध है कि मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों से असंगत और उनका अपमान करने वाले कानून शून्य और असंवैधानिक घोषित करने का प्रावधान करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसी घोषणा करने पर अधिकार है, मतलब ऐसी घोषणा आप कर सकते हैं, ऐसा अधिकार है, ठीक है। यह अनुच्छेद 13 बताता है, ठीक है। चलिए अगला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्र जीवन यापन और गुलामी से मुक्त अभिव्यक्ति की आजादी है, राय काम शिक्षा जैसे सभी मानवाधिकारों को शामिल करता है, सार्वजनिक रोजगार और अस्पृश्यता या जाति को खत्म करने जैसे मामलों में समानता सुनिश्चित करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि किसी से भेदभाव और समानता बनाकर रखना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, सभी का समान अधिकार है। चलिए अगला है कि धर्म जाति लिंग पर भेद का प्रतिषेध, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य या किसी समूह द्वारा किसी भी सार्वजनिक स्थान या नीति तक पहुंचने में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और नस्ल जातीय मूल को भेदभाव के आधार पर नहीं बनाना चाहिए। धर्म मूल वंशन जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह बहुत ज्यादा VVI कर लीजिए, ठीक है, ये पूछता है, ठीक है। ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 ये पूछता है, क्योंकि इसमें न जाति धर्म के भेद के लिए है कि जाति धर्म से भेद आप नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब उसके धर्म के नाम पर या उसके नस्ल के नाम पर या उसके जाति के नाम पर या मूल जाति के नाम पर या मूल वंशज के नाम पर या जन्म स्थल के नाम पर ये भेदभाव आप नहीं कर सकते, और ये अनुच्छेद 15 को दर्शाता है, ठीक है। चलिए अगला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 16,
लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि किसी लोक नियोजन है उसका अवसर की समानता होनी चाहिए। जैसे देखिए, राज्य के किसी भी पद पर नियुक्त या नियोजित नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता होगी, ठीक है। किसी भी नागरिकों को धर्म, मूल, जाति, लिए, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनके किसी भी आधार पर रोजगार या पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। मतलब सभी के लिए समानता है। किसी भी चीज के लिए अगर कोई पद खाली है, अगर उसको भरना है तो आप धर्म, जाति और जन्म और लिंग देखकर उसको नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब सभी के लिए समान चीज होगा, समानता रहेगी। यह अनुच्छेद कितने बताता है? 16, ठीक है, आर्टिकल 16। चलिए अगला है कि 17, अनुच्छेद 17 मतलब आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत क्या होगा, ठीक है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता लागू करना कानूनन के मुताबिक दंडनीय अपराध है, ठीक है। अस्पृश्यता का मतलब होता है, इसका मतलब अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? कुछ जातियों को जन्म के कारण कुछ वर्गों के लोग पर लगाई गई सामाजिक अक्षमताएं हैं। मतलब अस्पृश्यता के मतलब कि जो सपोज मान लीजिए कि किसी जाति के धर्म के जो बच्चे हैं वो जन्म लिए तो उसके जाति के आधार पर उनको उस वर्ग में बांट दिया जाता है, ठीक है। ये अनुच्छेद बोलता है कि यह दंडनीय अपराध है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ये अनुच्छेद कितने बताता है? ये अनुच्छेद 17 को बताता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 17 में बताता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह दंडनीय अपराध है, ठीक है। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, मतलब राज्य के किसी भी तरह के उपाधि नहीं दे सकता, उपाधि नहीं दे सकते जो सैन्य या शैक्षणिक सम्मान से अलग हो। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य को कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि उपाधियों का अंत, अगर कोई भी विदेशी जो नागरिक है उसको कोई भी उपाधि का मतलब स्वीकार नहीं किया जा सकता है यहाँ पर भारत में, ठीक है, नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलिए अगला अगला है कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में होता है भाषण का स्वतंत्रता। यहां पर वाक्य का भी स्वतंत्रता होता है, वाक्य लिख दीजिए, वाक्य, ठीक है। ये वाक्य का भी स्वतंत्रता होता है, ठीक है। मतलब आप अपने भाषण को या अभिव्यक्ति को रख सकते हैं किसी के सामने, विचार को, जैसे कि विचार या अभिव्यक्ति की आजादी होती है, बिल्कुल। अनुच्छेद 19 जो कहता है कि आपको विचार या अभिव्यक्ति की आजादी है, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की आजादी है, संगठन या संघ बनाने की आजादी है, भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की आजादी है, भारत के किसी भी हिस्से में बसने की आजादी है, ठीक है। ये आजादी जो है ये कितना अनुच्छेद 19 देता है आपको, जो आम नागरिक है उसको ये जो है देता है, ठीक है। ये वाक्य की आजादी है, भाषण की आजादी है, मतलब आपको विचार व्यक्ति रखने की आजादी है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की आजादी है, संगठन या संघ बनाने की आजादी है, भारत में किसी हिस्से पर आने जाने की आजादी है, भारत में किसी हिस्से पर बसने की आजादी है। और ये आजादी क्या देता है आपको? भारत सरकार देता है, ठीक है, भारत सरकार देता है, ठीक है। ये आजादी आपको भारत सरकार और संविधान देता है, संविधान देता है आपको, ठीक है, संविधान देता है ये आजादी आपको, ठीक है। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 20, अपराधों को दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 20 कहता है क्या? किसी अपराध के लिए एक से ज्यादा बार दंड नहीं दिया जा सकता है। मतलब अगर बाई चांस कोई अपराध कोई किया है तो उसको एक बार दंड दिया जाएगा, मतलब एक से ज्यादा बार उसको उसी चीज के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ सबूत देने या गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब गवाही दीजिए या सबूत दीजिए, ठीक है। किसी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ किसी अपराध का दोषी ठहराया नहीं जा सकता। मतलब किसी व्यक्ति को अपने आप मतलब आप कह दीजिए और ये दोषी ठहराया नहीं जा सकता कि आप बोल दीजिएगा ये दोषी हो गया, ठीक है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। यह अनुच्छेद कितना कहता है? यह अनुच्छेद 20 बताता है, ठीक है। चलिए अगला है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में कह रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय की गई प्रक्रिया और अलावे
जीवन या व्यक्ति की आजादी से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है उसका। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 21 बताता है। ठीक, चलिए अगला कि अनुच्छेद 21 क मतलब यहाँ ए भी होता है कि कितना, अनुच्छेद 21 ए लिखता है कि अनुच्छेद 21 क्या है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में देखिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, इस अधिकार को लागू करने के लिए संसद ने 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम आरटीई पारित किया था। ठीक है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। ठीक है, ये कितना है, अनुच्छेद 21 का है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये कितने, 6 से 14। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए है। ठीक है, चलिए अगला है कि अनुच्छेद 22 जो कह रहा है वो कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के से संरक्षण। ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे होगा। चलिए, गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तारी के कारण होने की जानकारी देनी होगी। ठीक है, अगर बाई चांस कोई व्यक्ति, अगर आपको पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेता है तो वह व्यक्ति को तुरंत बाद, मतलब गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरफ्तारी के कारण की जानकारी उसको देना होगा। ठीक है, चलिए गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद के वकील और सलाह, मतलब अपने पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार है। मतलब वह अधिकार उसको, गिरफ्तार जो हुए व्यक्ति, उनको अधिकार है कि वो अपने पसंद के वकील भी कर सकते हैं और उससे सलाह भी, बचाव करने के लिए सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश होने पर अधिकार है। मतलब वह 24 घंटे के अंदर वह क्या होगा, मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना है पुलिस को। ठीक है, मतलब वो जो गिरफ्तार हुए उन व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। ठीक है, 15 साल से कम उम्र लड़कों या महिलाओं को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। 15 साल की अगर कोई बच्चा है, उसको अगर गिरफ्तार करना है या पूछताछ करना है तो वह, मतलब वह पुलिस जो है अपने थाने पर नहीं बुला सकता। ठीक है, और ये अनुच्छेद कितने में है, 22 में है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीवीआई ये अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद पूछता है। और जो ये 19 वाले जो अनुच्छेद थे, सॉरी 19 वाले जो अनुच्छेद थे, 19 वाले जो अनुच्छेद थी, ये स्वतंत्रता का विचार का आजादी, ये बहुत बार आप लोग से पूछा जाता है। ये भी वीवीआई है। ठीक है, ये भी वीवीआई है। ये अनुच्छेद जो बार बार पूछा जाता है, विचार और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्ण सम्मेलन भाषण देने की आजादी और संगठन या बचाव करने की आजादी। ठीक है, और भारत के हिस्से में आने जाने की आजादी और भारत के किसी हिस्से में बसने की आजादी, ये अनुच्छेद 19 से आर्टिकल 19, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। और चलिए हम लोग 21 ए में थे तो वहां पे ले चलते हैं। ठीक है, ये है 21। ठीक है, तो ये था, हम लोग 22 में थे कि ये जो है आपको गिरफ्तारी करने से बचाता है। जैसे कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास होना चाहिए और 15 साल से कम उम्र बच्चा और महिलाओं को पूछताछ के लिए आप थाना पर नहीं बुला सकते। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये अनुच्छेद 22 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 23 आर्टिकल्स 23, मानव के दुर्गेपार और बाल आश्रम। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या होता है, समझिए इस बात को। ठीक है, कि मानव तस्करी, बेरोजगार और इसी तरह के अन्य बाल श्रम को प्रतिषेध करता है। इस अनुच्छेद का मकसद है कि लोगों को शोषण से बचाना। ठीक है, और उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर ना करे। ठीक है, मतलब कभी कभी होता है क्या कि कोई बच्चा क्या होगा कि कहीं पे ढाबा पे या कहीं पे होटल वगैरह में देखिएगा कि बच्चा को वह क्या, मतलब खटाते रहते हैं। ठीक है, उनसे काम भी लेते हैं, कई तरह के होता है कि खाना खिला दिए, बात खत्म, उनको पैसा भी नहीं देते। तो यही बोल रहा है कि उनको शोषण से बचाने के लिए अनुच्छेद है और उनके बिना, मतलब बिना इच्छा के खिलाफ वह उससे काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद, यह कितना बताता है, 23 बताता है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इस चीज को बड़ी गौर से देखिए और समझिए। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है,
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपके अगल बगल में अगर इस तरह के बच्चे हैं तो आप उसको समझा सकते हैं। ठीक है, कि अनुच्छेद 23 के तहत आप किसी भी श्रम बाल बाल और दुष्प्रभाव को से तरह से बचा सकते हैं। उसका तस्करी भी होता है, मानव तस्करी भी होता है, जो बच्चा को तस्करी करता है। ठीक है, यह अनुच्छेद आपका 23 बताता है। ठीक है, चलिए अगला है कि अनुच्छेद 24 आर्टिकल्स 24 ये बताता है क्या कि कारखानों में बाल का नियोजन का प्रतिशत। ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने या खदानों या किसी खतरनाक काम पर नहीं रखा जा सकता। ये पूरा क्लियर कर दिया है। जो आर्टिकल्स हम 23 में पढ़े थे कि उसको नहीं रख सकते, यहाँ पर सीधे बोल दिया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने और खदानों या खतरनाक काम में या काम पर नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, बाल श्रम पर रोक लगाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जैसे कि बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986। ठीक है, तो यह साल 2006 में सरकार ने होटल और ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकान कारखानों पर लागू किए थे। ये याद रखिएगा। और ये अनुच्छेद कितना बताता है? 24 बताता है आपका। ये अनुच्छेद कितने बताता है? 24। इस चीज को आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद है क्या? अनुच्छेद 25। ठीक है, अनुच्छेद 25 ये बोल रहा है आर्टिकल्स 25 कि ये धर्म का आचरण और प्रचार का स्वतंत्रता देखता है। आचरण और प्रचार का स्वतंत्रता जैसे में देखिए, सभी लोग को अंत कारण की आजादी है, और धर्म के मानने की आजादी है, आचरण करने की आजादी है और प्रचार प्रसार करने की समान अधिकार मिला है। ठीक है, सभी लोग विवेक से आजादी के हकदार है, जैसे कि अपने वह धर्म के और धर्म के प्रचार प्रसार वह आजादी से कर सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं होगा। और ये सभी लोग के लिए, सभी विवेक लोगों के लिए ये समान अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद कितना देता है? अनुच्छेद 25 देता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 जो है यह अधिकार आपको देता है। चलिए अनुच्छेद 26। ठीक है, अनुच्छेद 26 जो है ये बताता है, अनुच्छेद 26 मतलब आर्टिकल 26 जो ये बताता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप धार्मिक और धर्म के कामों के लिए संस्थाएं बना सकते हैं और उनका रखरखाव कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक मामलों से जुड़े अपने कर्मों का प्रबंधन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व हासिल करना और उसे अपने नाम पर भी रखना है, ये मतलब अधिकार देता है यह अनुच्छेद 26 मतलब आर्टिकल्स 26 ये आपको आजादी देता है कि अपने धार्मिक और धर्मों का कामों के लिए संस्थाएं बना सकते हैं और उनका रखरखाव कर सकते हैं, उनसे जुड़ी कामों की भी रखरखाव कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आर्टिकल्स 26 ये संबंध है। ठीक है, बताता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि अनुच्छेद 29 मतलब अनुच्छेद 29 आर्टिकल्स 29 यह बोलता है अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण, मतलब अल्पसंख्यक की बचाव के लिए अनुच्छेद 29 होता है। ठीक है, ये अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का संरक्षण, भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने का अधिकार है। ये कौन देता है? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है ये बढ़ावा देने के लिए आपको अधिकार है। यह क्या करता है कि आपको अपनी भाषा, लिपि और या संस्कृति मतलब कि भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षित मतलब बचाव और उसको बढ़ावा देने की आजादी है, ये देता है आर्टिकल्स 29 में आपको संबंधित, मतलब ये आपको आजादी देता है। ठीक है, चलिए अगला है कि अनुच्छेद 30। ठीक है, आर्टिकल्स 30 बताता है क्या कि शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है।
मतलब ये कहने का मतलब कि अल्पसंख्यक अपने पसंद से शैक्षणिक स्थान स्थापित कर सकते हैं और उनके प्रशासन करने का अधिकार की गारंटी हो देता है। ठीक है, मतलब कि वह अपने किसी भी चीज में अगर अड़चन आता है तो वो प्रशासन की सहायता ले सकते हैं, इनका अधिकार देता है आर्टिकल्स 30 में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आर्टिकल्स 30 इनको ये अधिकार देता है। चलिए अगला, अनुच्छेद 32 आर्टिकल्स 32 है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बीच में एक दो छूट रहा है तो इसका मतलब कि वो इंपॉर्टेंस नहीं था, इसलिए जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं तो इसलिए नहीं दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, ये बताता है क्या, अनुच्छेद 32 आर्टिकल्स 32, ठीक है, कि अधिकारों का प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के सर्वोच्च न्याय या व्यापक अधिकार देता है। इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है। ठीक है, मतलब ये चीज उपचार के लिए अन्य न्यायालय को भी सौंप सकती है। ठीक है, चलिए ये बताते हैं अनुच्छेद कितना, 32। अगला है अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 मतलब आर्टिकल्स 40 जो ये बोल रहा है, आर्टिकल्स 40 कहता है क्या कि ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठित करने के लिए कदम उठाने होंगे। ठीक है, इन पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार देने होंगे ताकि वह स्वयं शासन की इकाई के रूप में काम कर सके, और पंचायत को स्वशासन के रूप में काम करने की शक्तियां होनी चाहिए ताकि वह गांव को विकास कर सके। ये मतलब कितना है, अनुच्छेद 40 बताया मैं, आर्टिकल्स 40 बताता है। ठीक है, चलिए अगला है, अगला है क्या, आर्टिकल्स 48। ठीक है, अनुच्छेद 48 ये बोलता है क्या, ये इससे ये संबंध है कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल्स 48 ये बताता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन क्या है। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने के लिए राज्य को निर्देशित देता है, मतलब राज्य को निर्देश कराता है, और राज्य को गायों और बछड़ों या अन्य दुधारी वाहक या पशुओं की नस्लों के संरक्षण में सुधार के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। चलिए, ये अनुच्छेद आपको 48 कहता है, अनुच्छेद 48 या आर्टिकल्स 48 ये बताता है आपको कि यहां कि कृषि और पशुपालन का संगठन है। ये आर्टिकल्स 48 वो ये संबंध ये है कि कृषि और पशुपालन संगठन से है। ठीक है, जैसे कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने या राज्य को निर्देशित देता है। ठीक है, और ये राज्य को और बचाता है। देखिए, राज्य को गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू वाहकों और पशुओं की नस्लों को संरक्षण एवं सुधार के लिए यह कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, इसमें निर्देश देता है राज्य को गायों और बछड़ों को अन्य दुधारी वाहक मवेशियों एवं बध इनके वध पर, मतलब ये चीज इनके काटने और वध मारने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। यह निर्देश कौन देता है, अनुच्छेद 48 या आर्टिकल्स 48, और ये अनुच्छेद का पालन करना होगा क्योंकि कितने आदमी है जो पशुपालन को ये मारते हैं और दिक्कत करते हैं। ये चीज अनुच्छेद बचाव के लिए अनुच्छेद 48 है। ठीक है, ये अनुच्छेद का उपयोग होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला, अनुच्छेद 48 ए मतलब क। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि पर्यावरण या वन्य जीवों के रक्षा, यही चीज है कि जैसे कि आप राज्य में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए देश, वनों या अन्य जीव जंतु को रक्षा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं या करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद आपका 48 का या ये बताता है। ठीक है, चलिए अगला, अगला है कि आर्टिकल्स 49 अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 49 ये कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक या स्थानों या वस्तुओं की संरक्षण, मतलब जो पुराने वस्तुएं हैं, जो स्मारक है, उनके लिए स्वयं रक्षा, मतलब रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। और अनुच्छेद यह कितने में बताता है, यह अनुच्छेद 49 में बताता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताता है।
ठीक है। और इन वस्तुओं के क्षति विरूपण विनाश हटाए जाने का व्यय या निर्यात बचाने के लिए किया जाता है, मतलब इसका संरक्षण किया जाता है। ठीक है, जो स्मारक बहुत दिन से बने हुए हैं, जो पुराने हैं, जो टूरिस्ट स्थल है, ठीक है, उनको संरक्षण का ये बताता है। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50, आर्टिकल्स 50। तो ये आर्टिकल्स 50 क्या होता है? आर्टिकल्स 50 ये बताता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, ये क्या होता है? ठीक है, देखिए ये जो होता है, किसी विशिष्ट मामले की सुनवाई कराने के लिए न्यायाधीश को अदालती कार्रवाई से भी नहीं जोड़ा जा सकता है। ठीक है, न्यायाधीश को बचाव पक्ष के लिए अदालती कार्रवाई में शामिल किसी भी व्यक्ति पर आधिकारिक रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल्स कितने बताता है? ये आर्टिकल्स 50 बताता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 51। ठीक है, मतलब आर्टिकल्स 51। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये बताता है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये अनुच्छेद बताता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, देशों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना है किसी भी देश से। अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करना है, जो अंतरराष्ट्रीय जो दूसरे देश का कानून है उनको सम्मान करना है। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का प्रोत्साहित करना है। मतलब अगर कोई देश कुछ दूसरे देश के कुछ कर रहा है तो उसके बीच में मध्यस्थता और सुलझाने का प्रयास करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, यह अनुच्छेद कितना बताता है? 51। ठीक है, 51 जो अनुच्छेद है ये शांति और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रतीक है। ठीक है, ये बताता है। ठीक, चलिए अगला है अनुच्छेद 51 मतलब 1, यह मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य और ये अनुच्छेद जो है ना बहुत वीवीआई है, बहुत महत्वपूर्ण है। वीवीआई अनुच्छेद है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वीवीआई अनुच्छेद है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य एक जो 19 वाला था, तो फिर था 22-23 वाला था, और एक जो है ये मूल कर्तव्य जो बार बार पूछता है। ठीक है, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का। ठीक है, ये देखिए क्या है कि संविधान राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के बीच क्या हो है? सम्मान होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रगान देखो, संविधान राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के बीच सम्मान होना चाहिए। ठीक है, करना है, और संदर्भ और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। ठीक है, मतलब जो सार्वजनिक संपत्ति है, मतलब जो सामाजिक संपत्ति है उसको सुरक्षा करना है, यह मूल कर्तव्य है आपका। ठीक है, और यह अनुच्छेद कितने में बताता है? अनुच्छेद 51 ए में बताता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको क को ए भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है अनुच्छेद 52। अब एक चीज समझ ली कि अनुच्छेद 52 जो है ये राष्ट्रपति का होता है, अनुच्छेद 52 से लेके 60 तक। ठीक है, ये जो होता है ये राष्ट्रपति का होता है, याद रखिएगा। 52 से लेके 60 तक जो होता है ये राष्ट्रपति का होता है, जो ये राष्ट्रपति के लिए ही जाना जाता है, ये अनुच्छेद सब आर्टिकल्स 52 से 60। ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सारे राष्ट्रपति के बारे में बताया जाता है। जैसे देखिए अनुच्छेद 52। ठीक है, आर्टिकल्स 52, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति, तो ये भारत के राष्ट्रपति सबसे अनुच्छेद 52 में बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति भारत के नेता होते हैं, उन्हें देश का प्रथम नागरिक, याद रखिएगा, प्रथम नागरिक कहा जाता है। राष्ट्रपति देश की कार्यकारी और विधायी और न्यायिक शाखाओं के नाम मात्र प्रमुख होते हैं। इसके अलावे वे भारत के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति देश की एकता और अखंडता और एकजुटता का प्रतीक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जब भी पूछेगा कि आर्टिकल्स 52 किसके संबंध में है, तो ये राष्ट्रपति के संबंध में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है अनुच्छेद 53, आर्टिकल्स 53। आर्टिकल्स 53 ये बताता है कि संघ की कार्यपालिका, अब ये देखिए हम पहले ही बता दें कि राष्ट्रपति के नाम से ही जाना जाता है ये सब चीज, तो अगर राष्ट्रपति है तो उनका कार्यपालिका मतलब संघ और कार्यपालिका शक्ति तो होना चाहिए ना। तो चलिए ये आप देखिए कि यहाँ पर ये बताया संघ या कार्यपालिका और कितने, ये
53 है, आर्टिकल्स 53, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखिए आपको ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति का शक्ति का इस्तेमाल संवैधानिक मुताबिक सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के जरिए किया जा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति संघ की सभी शास्त्रीय सेनाओं या सर्वोच्च सेनानायक होते हैं, ठीक है, होता है। राष्ट्रपति को सेना के सभी प्रमुख निर्देश देने और संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान स्वीकार देने का अधिकार होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां होती हैं जिनका इस्तेमाल वह संविधान के प्रावधानों के तहत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शक्तियां जो होती है और इनका उपयोग जो करते हैं वो अनुच्छेद किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 53 के तहत करते हैं। और कौन करते हैं? और राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन मतलब उनका वोट, ठीक है, निर्वाचन चुनाव। तो चलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल्स 54 में है, ठीक है। आर्टिकल्स कितना? 54 में, अनुच्छेद 54, ठीक है। अब अनुच्छेद 54 में तो ये बताता है एक में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है तो राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन मंडल के सदस्य के द्वारा किया जाएगा। मतलब एक निर्वाचन सदस्य के द्वारा या मंडल सदस्य के द्वारा किया जाएगा जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे। मतलब कौन कौन शामिल होंगे? मतलब ये मंडल जो है निर्वाचन मंडल या सदस्य मंडल कौन सा होंगे? तो संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन सदस्य है और राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचन सदस्य होंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों होंगे उनके चुनाव में, ठीक। चलिए अगला है क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या हो सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एक रूपता बनाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। ये प्रणाली का इस्तेमाल या संसदों या विधायकों के वोट के मान में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसे थॉमस हेयर ने दिया था, इसलिए इसे हेयर पद्धति भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होता है, मतलब ठीक है, चलाने का तरीका होता है, ठीक। चलिए, और यह अनुच्छेद कितना? 55 में बताया गया है, ठीक है, आर्टिकल्स 55। चलिए, ये होता है क्या? ये क्या होता है? अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 56 क्या कह रहा है? पदाधिपति अवधि, मतलब ये इनका अवधि कितना होता है? राष्ट्रपति का अवधि कितना होता है, ठीक है, ये चीज है। तो राष्ट्रपति अवधि देखिए, राष्ट्रपति का अवधि कार्यकाल जो होता है 5 साल के लिए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो अपने कार्यकाल के बीच में उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ये राष्ट्रपति चाहेंगे तो अपने कार्यकाल के बीच में उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं हो जाए, ठीक है। राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए पद से हटाया जा सकता है। यह अनुच्छेद कितना बताता है? 56 में, आर्टिकल्स 56 में यह बताया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद आर्टिकल्स 57। आर्टिकल्स 57 ये करता है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, ठीक है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए फिर से चुने जाने के लिए व्यक्ति को किसी भी संसदीय सदन का सदस्य या भारत का किसी भी राज्य के विधानसभा या सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर बाई चांस चुनाव होता है फिर से, तो उसके लिए कौन कौन से आदमी हो सकते हैं और कौन आदमी नहीं हो सकते? तो वो संसद का सदन में नहीं होना चाहिए और सदस्य भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति को बिना किराए के अपने अधिकार आवास के उपयोग करने के लिए अधिकार होता है। मतलब कि वह जो आवास में रहेंगे उनका बिना किराया होगा। वह भारतीय संसद के कानून द्वारा निर्धारित भत्ते और विशेषाधिकार और परिलब्धियों का हकदार होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रपति का निर्वाचित के लिए पात्रता है, ठीक है। चलिए अगला है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए आर्तीय देखिए ये क्या चीज होता है, आप समझिए कि अनुच्छेद
58 है, मतलब 58 है, आर्टिकल्स 58। मतलब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, योग्य कितने होने चाहिए? अर्थाय मतलब होता है योग्यताएं। ठीक है, योग्यताएं, योग्यताएं। ठीक है, ये कितने योग्यताएं होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले कि भारत का वह नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उनका उम्मीदवार जो उम्र कम से कम होना चाहिए 35 साल की होनी चाहिए। ठीक है, 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य चुना जाना चाह सकता है, मतलब यह उम्मीदवार लोकसभा का सदस्य जो है चुना जा सकता है लोकसभा के सदस्य से। उम्मीदवार भारत सरकार या किसी भी राज्य के अधीन उनके नियंत्रण में कोई भी लाभ पद पर धारण नहीं हो सकता है, मतलब कि इनके उम्मीदवार जो है वह कोई भी अधीन और कोई भी लाभधारक पद पर नहीं अधीन होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला है कि अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 मतलब आर्टिकल्स 59। ठीक है, आर्टिकल्स 59 यह राष्ट्रपति के पदों के लिए शर्तें हैं। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद कौन कौन से शर्त हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति संसद से किसी भी संसद के किसी भी राज्य के विधानमंडल से सदस्य नहीं हो सकते। शर्तें मतलब ये शर्तें हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शर्तें हैं। ठीक है, तो वह विधानमंडल या किसी भी सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसके राष्ट्रपति बनने के लिए दिन उस सदन की सीट खाली करनी होगी। मतलब अगर कोई है बाई चांस, अगर उस तो राष्ट्रपति जिस दिन वो बनेंगे उस दिन वह सीट को वह खाली कर देंगे, मतलब उस सीट पर इस्तीफा दे देंगे। राष्ट्रपति किसी भी दूसरे लाभकारी पद पर नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बताया गया है पिछले वाले पर भी, अनुच्छेद 58 में, कि ये राष्ट्रपति किसी दूसरे पद पर, लाभकारी पद पर नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला हो गया। अगला है क्या कि अनुच्छेद 60 मतलब 60, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। अब एक चीज आप बताइए कि हम ये बताए थे कि 52 से लेकर 60 तक जो है वह राष्ट्रपति के ही अनुच्छेद है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये 60 है जो राष्ट्रपति की शपथ की बात बता रहा है। ठीक है, तो ये है कि राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 जो कहता है राष्ट्रपति का शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ लेनी होती है और उस पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अगर उसके अनुपस्थिति हो, अगर न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो शपथ उसके न्याय के सबसे उच्चतम वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो दिला सकते हैं राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, चलिए अगला है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 जो है ये क्या है? ये अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। महाभियोग मतलब समझिए क्या होता है? महाभियोग जो होता है, महाभियोग करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को क्या कहें? महाभियोग से हटाया जा सकता है। जैसे में देखिए, जब राष्ट्रपति का संविधान उल्लंघन या आरोप लगाया जाता हो तो आरोप लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन पर आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, आरोप लगाने पर प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों की कम से कम 1/4 संख्या हस्ताक्षरीकरण होना चाहिए, मतलब हस्ताक्षर करके देगा तब। ठीक है, इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए 14 दिन पहले मतलब हस्ताक्षर जो है सूचना देनी होगी, मतलब ये 14 दिन पहले आपको सूचना देनी होगी। प्रस्ताव को सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत में पारित होना चाहिए, मतलब 2/3 बहुमत उनको सहमत करेंगे। इसके बाद प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाएगा और दूसरा सदन आरोप का जांच करेंगे, मतलब इसके जांच करेंगे और तब राष्ट्रपति महाभियोग जरिए उसको क्या हुआ, उस पद से हटाया जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह समझिए कि महाभियोग जो होता है ये राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए, अगर राष्ट्रपति किसी चीज का उल्लंघन करता है तब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि राष्ट्रपति पद पर अनुच्छेद 62। ठीक है, अनुच्छेद 62 मतलब 62। ठीक है, आर्टिकल 62
राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय, ठीक है, निर्वाचन का अनुच्छेद 62 तो ये बताता है कि समय निर्वाचन, जैसे कि राष्ट्रपति के पद की अवधि खत्म होने पर रिक्त को भरने के लिए चुनाव का पद अवधि खत्म हो जाने पर क्या होता है, पहले कराया जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति का अगर पद खत्म हो जाए, ठीक है, तो उसको रिक्त पद के पहले, मतलब उसके अवधि खत्म होने से पहले ही चुनाव करवा दिया जाता है। और राष्ट्रपति मृत्यु या त्याग प्रमाण पत्र हटाए जाने के किसी भी वजह से रिक्त होने पर भी चुनाव यथाशीघ्र कराया जाता है। हालांकि किसी भी स्थिति में चुनाव 6 महीने से ज़्यादा का समय बाद नहीं कराया जाता है, ठीक है। मतलब अगर राष्ट्रपति हटते हैं तो वह 6 महीने तक। चलिए, अनुच्छेद 62 जो है ये बताता है, अनुच्छेद 62 ये कह रहा है क्या कि इसे अनुच्छेद 62 मतलब आर्टिकल्स जो है 62 ये बोल रहा है, आर्टिकल 62 कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय क्या होता है। एक चीज, जैसे कि सपोज माने कि राष्ट्रपति का मतलब चुनाव, मतलब उनका जो पद का स्थान था वो साल खत्म हो गया, तो उसके अवधि खत्म होने से पहले ही चुनाव उसको प्रारंभ करके और उस अवधि खत्म होने से पहले ही चुनाव करवा लिया जाता है और वो रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है। मतलब राष्ट्रपति के पद को रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है। अर्थात अगर समय किसी अतिथि के कारण अगर मृत्यु या त्याग पत्र से हटाए जाने की वजह से रिक्त स्थान होने लगे तो यथाशीघ्र चुनाव करवाया जाता है। हालांकि वह स्थिति में 6 महीने से ज़्यादा समय के बाद भी चुनाव, मतलब इससे पहले ही चुनाव करवा लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताया जाता है कि रिक्त को भरने के लिए उनके अवधि खत्म होने से पहले से ही वह चुनाव करवा लिया जाता है और रिक्त स्थान को पूर्ति कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज होता है अनुच्छेद कितना 62 में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अनुच्छेद 63, ठीक है। आर्टिकल 63 ये बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, देखिए एक चीज बताते हैं, याद रखिएगा, 52 से लेके और यहाँ 62 तक, 60 तक तो उनके शपथ पत्र था, 62 तक, 52 से 62 तक याद रखिएगा पूरा राष्ट्रपति का है, ठीक है, राष्ट्रपति का है, ठीक। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद बताया गया 52 से लेके 62 तक, और 63 से है उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये बताते हैं क्या कि अनुच्छेद 63 मतलब आर्टिकल 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, मतलब उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, ठीक है। तो भारत के अनुच्छेद कितना, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन स्थापित होता है, ठीक है, सभापति होता है। और जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती है तो उपराष्ट्रपति के रूप में काम करता है। मतलब जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उपराष्ट्रपति उसमें काम करते हैं। यह अनुपस्थिति मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग या अन्य किसी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज। चलिए, अनुच्छेद आर्टिकल 64, ठीक है। अनुच्छेद 64 में क्या कर रहा है कि अनुच्छेद 64 ये बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन पदेन सभापति होना, मतलब कह रहा है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, और उपराष्ट्रपति को कोई लाभ पद पर नहीं रखना चाहिए। मतलब ये जो है वह कोई लाभ पद पर पहले से नहीं होने चाहिए, ठीक है, समझे। चलिए, तो ये इसके बारे में था, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं। अनुच्छेद इतना 64 था ये, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आर्टिकल 65 मतलब अनुच्छेद 65 ये बोल रहा है क्या कि राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य, मतलब अगर सपोज मान लीजिए कि राष्ट्रपति के पद अगर खाली है तो उनके लिए उपराष्ट्रपति तो काम करेंगे। मतलब इनके कार्य क्या हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति के मृत्यु या त्याग पत्र से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, ठीक है।
जब तक कि नया राष्ट्रपति पदभार नहीं संभाल लेता, मतलब कि जब तक कोई राष्ट्रपति नया राष्ट्रपति पदभार नहीं संभाल लेता तब तक वह कार्य करेंगे अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है। और उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति चुना नहीं जा सकता, बिल्कुल, ठीक है। तो जब तक यह काम करेंगे जब तक कोई नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो यह अनुच्छेद जो ये अनुच्छेद है ये 65 उनको ये इजाजत देता है, ठीक है, ठीक है, आर्टिकल्स 65, ठीक। चलिए अगला देखिए अनुच्छेद 66। अब अनुच्छेद 66 क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 66 यही बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संसद दोनों सदनों के बीच मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। इस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा तहत अकल और संक्रिय मतों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस चुनाव के मतदान गुप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन के और राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं तो उसके सदन अपना स्थान खाली करना पड़े, बिल्कुल। और एक चीज जानते हैं कि ये जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति के जिस तरह से होता है निर्वाचन उसी तरह से इनका राष्ट्रपति निर्वाचन होता है। यहाँ पर वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का, ठीक है, याद रखिए उपराष्ट्रपति का, ठीक है, निर्वाचन, ठीक है। तो अगले चलिए अगला करते हैं। अगला है क्या अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67, ठीक है। आर्टिकल 67 ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि मतलब इनका कितने साल अवधि होता है। तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल 5 साल तक ही होता है और उपराष्ट्रपति को अपने इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के प्रस्ताव के उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, यह भारत का सबसे दूसरा संवैधानिक पद होता है, ठीक है। चलिए अगला है अनुच्छेद 68 मतलब 60, आर्टिकल 68, आर्टिकल्स कितना 68, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद के रिक्त भरने के लिए क्या निर्वाचन है। मतलब अगर सपोज मान ले कि किसी कारण मृत्यु या त्याग प्रमाण पत्र दे दिया जाए तो क्या हो सकता है। तो अगर कोई उपराष्ट्रपति मृत्यु या वह त्याग प्रमाण पत्र या पद से हटा दिया जाते हैं तो रिक्त स्थान भरने के लिए चुनाव के रिक्त जल्द ही हो जाता है, मतलब जल्द करवा लिया जाता है। और चुनाव की अधिसूचना निर्माण उपराष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से 60 दिन पहले से ही उसका जारी कर दिया जाता है, मतलब उसके 60 दिन पहले ही उसको ये चीज बता दिया जाता है कि ये चीज मतलब ये कार्यकाल खत्म होगा, तो इससे पहले ही उसका चुनाव करवा लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है 69 अनुच्छेद 69, ठीक है। तो आर्टिकल 69 ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ, मतलब जैसे राष्ट्रपति शपथ होता था आर्टिकल 60 में, तो उसी तरह अब आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का शपथ जो है उपराष्ट्रपति का शपथ, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को पदभार संभालने से पहले शपथ लेनी होती है। यह शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किए किसी व्यक्ति के सामने ली जा सकती है। इस शपथ को उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति निष्ठा और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निर्वहन करने का वादा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है अनुच्छेद 70। ये ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 70 पूछा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 70 बहुत बार पूछा जाता है। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन, ठीक है। संसद राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन के लिए किसी भी अकस्माती स्थिति में प्रावधान कर सकती है, ठीक है। संसद राष्ट्रपति के उन कार्यों का संबंध में भी प्रावधान कर सकती है जो उनके पद पर रहते हुए करने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। ये अनुच्छेद 70 में दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 71 मतलब आर्टिकल 71 में ये बताया जाता है, आर्टिकल 71 में ये बताया जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव जुड़े संबंधी विवादों या शंकाओं की जांच और फैसला का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मतलब इनके अगर कुछ शंकाएं हैं या विवाद हैं तो उनका जांच कौन करेगा,
सर्वोच्च न्यायालय करेगा और सर्वोच्च न्यायालय को विवादों को सुलझाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मतलब इनके विवाद को सुलझाया जा सकता है और संसद को संबंधित मामलों पर कानून बनाने की अनुमति भी दी गई है। मतलब इनको इनके ऊपर कानून बनाने की अनुमति भी दी गई है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 ये बोल रहा है, अनुच्छेद 72, ठीक है, आर्टिकल 72 ये बताता है कि क्षमादान शक्ति, ठीक है, मतलब ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर कोई अपराधी, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72, क्योंकि अगर कोई अपराधी जो है वो दंड के मतलब दंड से मुक्त होना हो तो वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। जैसे देखें, अपराधी को सभी दंडों से मुक्त होना हो, ठीक है, ये क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। सजा को निलंबन करना हो या माफ करना या कम करना हो, सजा को बदलने बिना एक रूप में दूसरे रूप में बदलना हो, या कुछ विशेष शर्तों के कारण सजा को प्रकृति में बदलाव करना हो, या अस्थायी रूप से सजा को स्थगित करना हो, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? ये 72 के अनुच्छेद के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 73 ये बताता है कि संघ की कार्यपालिका और शक्ति का विस्तार। ठीक है, तो ये बताता है कि इनके मुताबिक संघ की कार्यकारी शक्ति और उनके मामलों में विस्तारित होती है, जिनके बारे में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति और विस्तार उनके अधिकारों और प्राधिकारों और क्षेत्राधिकारों तथा तब तक भी होता है जिनका इस्तेमाल भारत सरकार किसी भी संबंधित कारगर या आधार पर करती है। ठीक है, मतलब ये विस्तार है और कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करता है। ठीक है, मतलब शक्ति को बताता है। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 74, मतलब आर्टिकल्स जो है आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 ये बताता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, एक चीज समझिए कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की होना आवश्यक है, बहुत होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से मिलने का सलाह मुताबिक कर सकता है, मतलब कि ये मंत्रिपरिषद से मिलकर अपना सलाह ले सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह पुनः विचार की मांग कर सकते हैं, मतलब फिर से विचार की मांग कर सकते हैं। राष्ट्रपति पुनः विचार के बाद दी गई सलाहों का मुताबिक काम कर सकते हैं। ठीक है, और मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत के जांच नहीं कर सकता, मतलब कि कोई अदालत, अगर कोई मंत्री अगर सलाह देता है और उस पर काम हो रहा है तो कोई अदालत इस चीज पर जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, ये होता है 74 के तहत। किसके तहत? 74 के तहत, आर्टिकल 74 के तहत। ठीक है, चलिए अब ये है अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 ये बोल रहा है क्या कि मंत्रियों के बारे में उपबंध, मंत्रियों के बारे में उपबंध क्या होता है? जैसे कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो मंत्री और राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक द्वारा रूप से जिम्मेदार होती है। किसी भी मंत्री को पदभार संभालने के लिए पहले राष्ट्रपति से शपथ दिलाना होता है। ठीक है, तो ये होता है अनुच्छेद आर्टिकल 75, आर्टिकल 75। ठीक है, चलिए अगला, चलिए आर्टिकल 76 ये बोलता है, आर्टिकल 76 ये बोलता है कि भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, इस के अनुच्छेद जो है 76, आर्टिकल 76। ठीक है, तो ये बताता है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय और न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं, महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? महान्यायवादी के मतलब ये होता है कि यह कानूनी सलाहकार होते हैं। देखिए, यह कानूनी सलाहकार होते हैं भारत का, जो भारत के सलाहकार होते हैं कानूनी, और महान्यायवादी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रमुख वकील होते हैं और यह भारत को सही रास्ता और सही सलाह देते हैं। ठीक है, चलाने के लिए, देश चलाने के लिए। ठीक, चलिए अगला अनुच्छेद 77, अनुच्छेद आर्टिकल 77 ये बोलता है
मतलब ये कहता है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन, ठीक है, मतलब भारत सरकार के कार्य का संचालन किस तरह से होगा, तो राष्ट्रपति के नाम के जरिए आदेश और लिखित राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के मुताबिक अधिप्रमाणित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत सरकार को कामकाज को आसान बनाने के लिए मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा करने के लिए नियम बनाते हैं, ठीक है, मतलब ये नियम बनाते हैं और इसी नियम के द्वारा क्या होता है, संचालन होता है भारत सरकार का, ठीक है। तो ये अनुच्छेद कितना 77 के तहत आता है, ठीक। चलिए अनुच्छेद अनुच्छेद 78 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 78 बोलता है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब राष्ट्रपति के जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री देने का कर्तव्य है, प्रधानमंत्री को देने का। कोई भी प्रधानमंत्री अगर कोई काम करता है तो राष्ट्रपति को जानकारी देकर ही करेगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, प्रधानमंत्री को संघ प्रशासन या कानून से जुड़े मंत्रिपरिषद से सभी फैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को देनी होती है, बिल्कुल देनी होती है। और प्रधानमंत्री को संघ प्रशासन से जुड़ी जानकारी देनी होती है और राष्ट्रपति के लिए कानून का प्रस्ताव तैयार करने होते हैं, मतलब कि ये उनके कर्तव्य, मतलब जानकारी देनी होती है और उनके लिए राष्ट्रपति कानून अपना प्रस्ताव तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है क्या, संसद का गठन। संसद का 79 आर्टिकल्स, क्या 79 में आर्टिकल 79 ये बताता है कि संसद का गठन कौन करता है, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे। संसद देश के लोकतांत्रिक चलाने के लिए कानून बनाएगी और संविधान के मुताबिक लोकसभा में अधिकतम 552 सीट सदस्य हो सकते हैं, मतलब सकते हैं, कंफर्म नहीं है, मतलब हो सकते हैं, ठीक है, इनसे कम भी हो सकते हैं, ठीक है, अधिक नहीं हो सकते हैं, ठीक। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 80, मतलब अनुच्छेद 80 आर्टिकल्स 80 में यह बताया गया कि राज्यसभा की संरचना, मतलब इनकी संरचना कैसा होगा, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, 250 250, और सभा के सदस्य में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ऐसे लोग होते हैं जिनके साहित्य, मनोनीत, एक चीज समझिए, मनोनीत मतलब क्या होता है, मनोनीत मतलब होता है साहित्य, क्या विज्ञान, कला और समाज सेवी जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान, मतलब बहुत उनको ज्ञान होते हैं, जो ये 200 कितने, अधिकतम संख्या 250 होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनमें 12 होते हैं मनोनीत, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, इनके साहित्य, मतलब इनके बहुत बड़े ज्ञान होते हैं और ये विशेषज्ञ होते हैं, अनुभवी होते हैं, अनुभव बहुत होते हैं, जो राज्यसभा के बाकी सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व करते हैं और ये क्या करते हैं, राज्यसभा में अपनी विशेषता या सभी चीज के बारे में अनुभव शेयर करते हैं, बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए आर्टिकल्स क्या करे, अगला आर्टिकल्स है अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 ये बता रहा है, अनुच्छेद 81 ये बता रहा है कि लोकसभा की संरचना, अच्छा वो तो राज्यसभा की, अब लोकसभा की संरचना कैसे होगी, तो लोकसभा में राज्यों की ज्यादा से ज्यादा 530 सदस्य हो सकते हैं, 530 सदस्य हो सकते हैं, हम बताए थे लोकसभा में 552 सदस्य, लेकिन ये हो सकते हैं, हम ये बताए हैं, तो यहाँ पर 530 सदस्य और 20 सदस्य इधर है, तो ये कितना हो जाएगा, 550 हो जाएंगे, तो 2 सदस्य हम बोले थे हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि लोकसभा में राज्यों के ज्यादा से ज्यादा 530 सदस्य हो सकते हैं और केंद्र शासित प्रदेश को चुनकर आने वाले सदस्य की संख्या 20 से ज्यादा नहीं हो सकते, 20 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 500 और 20, 530 20, 550 हो गया, ठीक है। तो कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आरक्षित होती है, ठीक है। ये कौन सा अनुच्छेद में आता है, अनुच्छेद 81 में आता है, आर्टिकल्स 81 में आता है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि क्या हो सकती है, तो राज्यसभा के संसदों की हर साल 2 साल के करीब 1/3 सदस्य सेनावृत्ति हो जाते हैं, और इनके लिए संसदों द्वारा विधि बनाई जाती है, ठीक है। आपात की स्थिति में संसद एक बार से 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए इस अवधि को बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
आपात की स्थिति में खत्म होने के बाद उस अवधि को 6 महीने के लिए 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, लोकसभा अगर विघटित न हो जाए तो अपनी पहली बैठक के तारीख में 5 साल तक अपनी बनी रहती है, मतलब ये 5 साल तक बनी रहती है। ठीक है, यह सदस्यों की सदन की अवधि है। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल्स 84। आर्टिकल्स 84 ये बोल रहा है, आर्टिकल्स 84 कहता है क्या कि संसदों के सदस्यों के लिए अहर्ता। ठीक है, मतलब क्या क्या होनी चाहिए योग्यताएं। ठीक है, देखिए संसद सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत की नागरिकता होनी चाहिए। योग्यताएं, अहर्ता मतलब याद रखिएगा विनियोक्ता है। ठीक है, राष्ट्रसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सदस्यों की बनने के लिए व्यक्ति को चुनाव और आयोग का अधिकृत किसी भी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। ठीक है, ये होता है आपका योग्यता, अनुच्छेद 84 में ये बताता है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल्स देखते हैं। अगला आर्टिकल्स क्या है? अगला आर्टिकल्स है कि संसदों का सत्र सत्रावसन को विघटन। ठीक है, और ये 85 आर्टिकल्स है। 85 आर्टिकल्स ये बताता है कि राष्ट्रपति के पास संसद के 2 सदनों में सत्र बुलाने के किसी भी सदन को स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने के अधिकार होता है। ठीक है, इसके अलावा यह भी कहा गया है कि संसद को 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब संसद के दोनों संसद के बीच का अंतराल कितने होने चाहिए? 6 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल्स करना है 87। अगला आर्टिकल्स है 87। ठीक है, मतलब ये आर्टिकल्स 87 है, ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात करता है। मतलब इनमें विशेष तरह के ज्ञान की बात किया जाता है। ठीक है, भाषण की बात है, जैसे कि राष्ट्रपति को यह 2 खास मौके का मतलब 2 खास मौके पर राष्ट्रपति जो है अभिवादन करते हैं। किसका? देखिए राष्ट्रपति को 2 खास मौके पर संसद दोनों सदनों के संबोधित करना होता है। मतलब संसद के जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति 2 मौके पर करते हैं। यह अनुच्छेद कितना? 87 के तहत। एक हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में और हर आम चुनाव के बाद अब निचले सदन की पहली बार बैठक के बाद होता है इनका अभिवादन। ठीक है, चलिए अगला है 88। ठीक है, अगला आर्टिकल्स जो है 88। अगला आर्टिकल्स 88 ये कहता है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान महान क्या चाहिए महान्यायवादी अधिकार। एक चीज समझिए, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। ठीक है, चलिए ये होता है 84 का, ये मतलब 88 का है। ठीक है, तो ये बोलता है किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होता है, मतलब अधिकार दिया जाता है संसद को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बोलने का अधिकार होता है। संसद किसी भी समिति को बोलने का अधिकार होता है और संसदों की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। ठीक है, ये अधिकार होता है। ठीक, चलिए अगला आर्टिकल्स है 89। अगला आर्टिकल्स 89 ये बोलता है 89, ये आर्टिकल्स 89 के तहत राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति और सभा के पदेन पर स्थापित राज्यसभा जल्द से जल्द अपने किसी भी सदस्य को उपसभापति का चुनती है, उपसभापति चुनती है। जब उपसभापति का पद खाली होता है तब राज्यसभा किसी और सदस्य को उपसभापति चुनती है। उपसभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति सत्र की अध्यक्षता करते हैं। मतलब यही अपना कर लेते हैं अध्यक्षता। ठीक है, चलिए ये 89 बता रहा था, ये अनुच्छेद 89 बताता है। ठीक है, कि अपना अध्यक्ष वो चुनते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 90। ठीक है, आर्टिकल्स 90। आर्टिकल्स 90 ये बताता है कि उपसभापति का पद रिक्त होने पर पद हटाया जाना चाहिए। मतलब क्या होगा? पद हटा जाता है। उपसभापति का पद छोड़ने या त्याग पत्र देने के लिए सदस्य को लिखित रूप से अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना हस्ताक्षर करना होगा। ठीक है, अगर उपसभापति राज्य परिषद को सदन नहीं रहना चाहता, मतलब नहीं रहना है, तो उस अपना पद छोड़ देना होता है और परिषद के मौजूद में सदस्यों के बहुमत और पारित प्रस्ताव के जरिए
उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है और प्रस्ताव पेश करने के लिए पहले कम से कम 14 दिन पर नोटिस देना होगा, मतलब 14 दिन पहले ही उसको नोटिस आपको दे देना होगा, ठीक है। चलिए अगला है 91, ठीक है। अगला है 91 में ये बताया जा रहा है क्या कि सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, ठीक है। मतलब जब सभापति का खाली पद हो तब उपसभापति सभापति के तौर पर काम कर सकते हैं, मतलब उपसभापति के तौर पर काम कर सकते हैं कौन, सभापति। अगर उपसभापति का पद भी खाली है तो राष्ट्रपति राज्य का सभा सदस्य इस काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा की बैठक में अगर सभापति मौजूद नहीं है तब उपसभापति के तौर पर काम करते हैं, और अगर उपसभापति भी मौजूद नहीं है तो राज्यसभा के प्रतिक्रिया नियमों मुताबिक कोई भी व्यक्ति स्थापित तौर पर काम कर सकता है, मतलब करता है, ठीक है। ये होता है अनुच्छेद 91 में, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 92 बताता है, अनुच्छेद 92 ये बताता है कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन और हो तब उनका पीठासीन ना होना चाहिए। मतलब ये होता है कि जब अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव जब राज्यसभा में विचाराधीन हो तब सभापति बोल सकता है और उनकी कार्रवाई में भाग ले सकता है। हालांकि वह इस प्रस्ताव पर या कार्रवाइयों के दौरान किसी अन्य विशेष मत नहीं दे सकता, मतलब कि ये विशेष मत नहीं दे सकते लेकिन इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 93, ठीक है। आर्टिकल्स 93 ये बताता है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है, तो लोकसभा के गठन के बाद सरकार को नई लोकसभा गठन करना चाहिए, ठीक है। और लोकसभा अपने 2 सदस्यों को क्रमशः अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, मतलब 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, ठीक है। यह आर्टिकल्स 93 में बताया जाता है। चलिए अब ये बोलता है 94 आर्टिकल्स 94 ये बताता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर रिक्तियां होना। मतलब सपोज मान लो कि पद और अध्यक्ष अगर रिक्तियां हो तब क्या हो, तो अगर कोई सदस्य लोकसभा के सदस्य नहीं रहता तो उस अपना पद छोड़ देना चाहिए। अगर कोई सदस्य अध्यक्ष हो तो उपाध्यक्ष से लिखित रूप से अपना पद छोड़ सकता है। अगर कोई सदस्य उपाध्यक्ष हो तो अध्यक्ष के लिखित रूप से अपना पद छोड़ सकता है, और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सदन तत्कालिक सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पद को हटाया जा सकता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 94 कहता है। चलिए 95 आर्टिकल्स ये बताता है, आर्टिकल्स 95 ये बताता है कि अध्यक्ष अपने कर्तव्य एवं शक्तियां, मतलब ये अध्यक्ष जो है अपने कर्तव्य और शक्तियां का किस तरह पालन करते हैं। तो लोकसभा की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में काम करता है। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो सदन की प्रतिक्रिया नियमों मुताबिक कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है तो लोकसभा में कोई भी व्यक्ति चुनी जाती है। चलिए अगला है 96। अगला क्या है 96 में अनुच्छेद आर्टिकल्स 96 में ये बताया जा रहा है, 96 में ये बताया जा रहा है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तो उसका पीठासीन ना होना चाहिए। मतलब क्या होना, उपसभापति के पद से हटाने और प्रस्ताव यही नियम लागू होता है। अध्यक्ष को लोकसभा में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। अध्यक्ष ऐसे संकल्प पर कार्रवाई के दौरान अन्य विशेष पर केवल प्रथमतः मत देने का हकदार होता है। मत अगर बराबर होने की स्थिति में हो तो अध्यक्ष अपना मत देकर अधिकार नहीं होगा, ठीक है। मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला है 97। आर्टिकल्स 97 ये बताता है कि सभापति उपसभापति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते क्या होते हैं, मतलब इनका वेतन क्या।
क्योंकि ये अध्यक्ष है, तो ये पद संभालने और कामकाज के लिए अहम होते हैं। इनके वेतन और भत्ते इस तरह तय किए जाते हैं ताकि विधियों और गतिविधियों को सुचारू रूप से चलती रहे। इन पदों के लिए पारिश्रमिक भारत के संचालित निधियों से दिया जाता है। ठीक है, ये पद और भत्ते। ठीक है, चलिए वेतन और भत्ते। अगला 98। अब देखिए आर्टिकल्स 98 ये बोलता है, आर्टिकल्स 98 ये बोलता है कि संसद का सचिवालय, ठीक है, तो संसद के हर सदन में अपना सचिवालय कर्मचारी होता है। संसद के किसी भी सदन के सचिवालय कर्मचारी की भर्ती, नियुक्ति और व्यक्ति की सेवा की शर्तों को तय कर सकती है, मतलब शर्त के अनुसार से यह तय किया जाता है। ठीक है, यह 98 कहता है। चलिए अगला है कि सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, मतलब शपथ या प्रतिज्ञा क्या होता है। संसद के किसी भी सदन या हर सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त किए गए सामने शपथ लेनी या प्रतिज्ञा करेगा। यह शपथ प्रतिज्ञा तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं और मुताबिक होता है और उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल्स 100, मतलब आर्टिकल्स अनुच्छेद 100 मतलब 100। तो ये आर्टिकल्स 100 में क्या कहा जाता है। आर्टिकल्स 100 में क्या जाता है, संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी संशोधनों का कार्य करने की शक्ति और गति पूर्ण। किसी भी सदन की बैठक में सदस्यों की संयुक्त बैठक के सभी प्रश्नों या निर्धारित उपयुक्त मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता है। सभापति और अध्यक्ष से पहले मतदान करने की अनुमति नहीं होती। हालांकि अगर मतों की संख्या बराबर हो तो अध्यक्ष अपना वोट डाल सकता है और संसद के लिए किसी भी सदन के सदस्यता की कोई रिक्त स्थान होने के बावजूद भी सदन का काम कर सकता है। ये 100 आपका ये कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसके बाद आप इस वीडियो, चलिए इसके बाद क्या होता है कि अगर आप पार्ट 2 इसका चाहते हैं और पार्ट 2 देखना चाहते हैं, आपको अनुच्छेद अगर याद करना हो और इसके बारे में जानकारी लेना हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि पार्ट 2 इसका होना चाहिए या नहीं। आप ये जरूर बताइएगा कि पार्ट 2 इसका चाहिए कि नहीं वीडियो। ठीक है, और आपको समझ में आया तो ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर सीखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक सब्सक्राइब से हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि दूसरा वीडियो डालें। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब मी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।